गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि है मुगल साम्राज्य। देखिए, मेडाइवल से बीपीएससी में क्वेश्चन रहता ही है, 2-3-4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से दिल्ली सल्तनत से रहेगा ही, मुगल साम्राज्य से रहेगा ही। मुगल साम्राज्य इतना भास्ट है कि बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं और इससे 2-3 क्वेश्चन जो है रहता ही है। तो आज हम मुगल साम्राज्य का सीरीज लेके आए हैं जिसमें एक एक शासक के बारे में हम डेली बतलाते चलेंगे। जैसे बाबर के बारे में बतला देंगे, फिर उससे क्वेश्चन करवा देंगे, फिर हुमायूं के बारे में बतलाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करवा देंगे और एक ही क्लास में सारा फैक्ट आपको हम क्या करेंगे, बतला देंगे। अगर आप अच्छे से गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर बाबर के बारे में दोबारा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इसी में सारा फैक्ट आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है बाबर। बाबर से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आज के क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए और एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाबर के बारे में। देखिए, पता भी होगा कि बाबर जो है वह मुगल वंश का क्या रहा है, संस्थापक रहा है। तो मुगल जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मंगोल प्लस तुर्क, जिससे क्या बना है, मुगल बना है। मंगोल वंश की इसकी माता थी और तुर्क वंश के इसके क्या थे, पिता थे, और इसी से मिलकर संभवतः क्या बना, मुगल बना, जिसका मतलब बहादुर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर कि जो मुगल शब्द है वह किससे बना, मंगोल और तुर्क से क्या शब्द बना है, मुगल बना है, जिसका मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपको पता भी होगा, बाबर होगा। तो आज के सीरीज में पहले हम लोग बाबर के बारे में देखेंगे। तो बाबर जो है इसका शासनकाल 1526 से कब तक रहा है, 1530 तक रहा है। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर को माना जाता है। आपको पता भी होगा कि बाबर का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, फरगना में हुआ था। और कब हुआ है, 1483 में। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि बाबर का जन्म कब हुआ है, तो बाबर का जन्म 1483 में कहां पर हुआ है, फरगना में हुआ है। और बाबर का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वह क्या था, जहीरुद्दीन था। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश का क्या था, वंशज था। और माता जो थी इनका नाम क्या था, कुतलुग निगार खानम था। कभी कभी ऑप्शन में आपको निगार खानम भी दे देगा, जो किनसे थी, चंगेज खां की क्या थी, वंशज थी। तो बहादुर खुद को हमेशा चंगेज खां का वंशज क्या करता था, प्रोजेक्ट करता था, क्योंकि चंगेज खान क्या था, एक आक्रमणकारी था। लोग इससे क्या करते थे, डरते थे। जैसे मान लीजिए माता पक्ष और पिता पक्ष में से अगर ननिहाल साइड से कोई आईएएस बन जाए तो हम लोग खुद को क्या प्रोजेक्ट करते हैं, मेरे मामा जी आईएएस है, मेरे नाना जी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। तो हमारा जो मजबूत पक्ष होता है उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं ताकि समाज में क्या हो सके, सम्मान मिल सके। उसी प्रकार से बाबर जो है अपने मजबूत पक्ष को हमेशा क्या करता था, प्रोजेक्ट करता था। हालांकि तुर्क और मंगोल दोनों आपको क्या थे, मजबूत पक्ष ही थे, लेकिन ज्यादा वर्चस्व इसका रहा, चंगेज खां का रहा है। तो हमेशा बाबर जो है खुद को चंगेज खान का वंशज क्या करता था, प्रोजेक्ट करता था। अब महज यह 11 वर्ष का था तो इसके पिता की क्या हो गई, निधन हो गई। और 11 वर्ष में ही इसको क्या बनना पड़ा, शासक बनना पड़ा। तो 1494 में यह क्या बन गया, समरकंद का शासक बन गया, जो कि यहां हम लिखे भी हैं कि 1494 11 वर्ष की आयु में यह क्या बना, समरकंद का शासक बना। और कोई भी व्यक्ति अगर इतने कम आयु में शासक बन जाए तो उसके आसपास का जो क्षेत्रीय राजा है उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगेगा कि भाई यह इतने कम एज में कैसे बन जाएगा शासक। सब चाहेंगे कि इसको गद्दी पर से क्या करे, हटा दे, गद्दी पर से उतार कर हम गद्दी पर बैठ जाए। तो बाबर को बहुत ज्यादा संघर्षों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जो भी स्थानीय शासक थे यह इसके विरुद्ध क्या करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। तो फिर क्या हुआ है, 1501 में, चूंकि षड्यंत्र का शिकार तो आज न कल बाबर को होना ही था, तो 1501 में बाबर जो है आपको क्या किया है, साइबानी के साथ, बाबर जो है साइबानी के साथ युद्ध लड़ा। और वह युद्ध का नाम क्या है, सर-ए-पूल का युद्ध। यह भी समरकंद में लड़ा गया। तो 1501 में बाबर सर-ए-पूल का युद्ध लड़ता है, किसके साथ, साइबानी के साथ। लेकिन अभी यह बहुत कम उम्र का था। इसका जो है मतलब क्या कहते हैं,
युद्ध का अनुभव उतना ज्यादा नहीं था और इस युद्ध में बाबर की क्या हो गई, हार हो गई और अंत में बाबर जो है को समरकंद छोड़ना पड़ा और समरकंद छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा, जहां पर यह बचपन से रहा है अपने माता पिता के साथ, सब कुछ छोड़कर इसको वह क्षेत्र को जाना पड़ा। बाद में 1504 में यह काबुल और कंधार के क्षेत्र पर क्या किया है, अधिकार किया। अब कहीं ना कहीं तो जाना ही था। मान लीजिए हम जिस जिला में रह रहे हैं, इस जिला से लोग हमको निकाल दे तो किसी न किसी अन्य क्षेत्र में तो जाके बसेंगे ही। तो बाबर जो है वह कहाँ बस गया, काबुल और कंधार के क्षेत्र में बस गया। यहाँ पर कुछ दिन शासन ही किया था कि यहाँ से भी इनका क्या होने लगा, विरोध होने लगा और बाबर सोचा कि अब कहाँ जाए। तो यह अगला योजना किसके तरफ बनाया था कि हम भारत की तरफ प्रवेश करेंगे। दो कारण, पहला तो इस क्षेत्र में बाबर का विरोध हो रहा था और दूसरा जो भारत का क्षेत्र था यह काबुल और कंधार के क्षेत्र की तुलना में ज्यादा फर्टाइल था। तो देखिए बाबर योजना बना ही रहा था भारत में जाने का कि इसको क्या किया गया, भारत के तरफ से आमंत्रण आ गया और यही कारण है कि बाबर जो है यह भारत की तरफ क्या किया है, रुख किया। और 1507 में जो है यह बाबर बादशाह की उपाधि धारण किया। इससे पहले अपना यह टाइटल मिर्जा लगाता था, जो पिता का टाइटल था ना वही लगाता था। बाद में यह किसकी उपाधि धारण किया, बादशाह की उपाधि धारण किया। तो प्रश्न पूछता भी है कि बाबर कौन कौन से उपाधि को धारण किया, तो बादशाह कह लीजिए या बादशाह कह लीजिए, दोनों सेम है। बादशाह का मतलब होता है, बाद मतलब हवा और शाह मतलब शासन करने वाला, हवाओं पे शासन करने वाला। देखिए दिल्ली सल्तनत के जो अधिकांश जो शासक हुए हैं वह सुल्तान का उपाधि क्या किए, धारण किए। सुल्तान किसको कहा जाता था, जो खलीफा के आदेश पर काम करते थे, जो खलीफा के अधीन रहकर काम करते थे उसको सुल्तान कहा जाता था। वह कौन सा उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर खुद को बादशाह बोला, हवाओं पर शासन करने वाला, कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का अधिकार नहीं, हम किसी के अधीन रहकर काम करने वाले नहीं है। इसलिए खुद को क्या घोषित किया, बादशाह घोषित किया। ठीक है, अब देखते हैं कि बाबर जो है भारत में इसका आने का क्रम क्या रहा, कैसे कैसे आया। इसमें आपको बहुत सारा मिसकंसेप्शन दूर होगा। अभी हम जस्ट बतलाएं कि बाबर का जो जन्म है वह कहाँ हुआ, फरगना में हुआ। 1483 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। 11 वर्ष की आयु में यह समरकंद का क्या बना, शासक बना। 1494 में इसका 1504 में यह किस पर अधिकार कर लिया, काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल यानी कि अफगानिस्तान के बाद यह किस क्षेत्र में प्रवेश किया, भारत के क्षेत्र में। उस समय लाहौर का क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र, पेशावर का क्षेत्र सब किसके अधीन आता था, भारत के ही अधीन आता था। आज ना भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत कुछ सेपरेट हो गया, लेकिन उस समय वह किसका पार्ट माना जाता था, भारत का ही पार्ट माना जाता था। तो सबसे पहली बार भारत में कहां पर आक्रमण किया, बाजौर में और भेड़ा में क्या किया है, आक्रमण किया है। 1519 में पहले बाजौर फिर भेड़ा पर यह क्या किया है, आक्रमण किया है। और इसमें थोड़ा बहुत गोला का क्या किया है, गोला बारूद का प्रयोग किया। बहुत अच्छे तरीके से पानीपत में किया है, तोप का प्रयोग, गोला बारूद का प्रयोग, लेकिन अकुशलता पूर्वक जो है ट्रायल मोड कह सकते हैं, उसमें यह बाजौर और भेड़ा में क्या किया है, गोला बारूद का प्रवेश किया है। इसके बाद ये कहां गया, पेशावर में गया, लाहौर में गया, तब कहां पर पहुंचा है, पानीपत पहुंचा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण कहां पर था और वहां पे पानीपत का ऑप्शन नहीं देता। तो उसमें बाजौर और भेड़ा का भी क्षेत्र किसका माना जाता था, भारत का ही पार्ट था। तो बाबर का प्रथम आक्रमण कहां पर हुआ है, बाजौर के क्षेत्र में हुआ है। तो याद रखिएगा, बाजौर, उसका भेड़ा, फिर पेशावर, फिर लाहौर, 4 जगह आक्रमण किया। 5वीं बार में कहां पर पहुंचा है, पानीपत में। तो याद रखिएगा पानीपत में बाबर का कैवा आक्रमण था, 5वां आक्रमण था। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई भारत में तो पानीपत में पहला आक्रमण किया, भाई पानीपत हरियाणा में था। इससे पहले भी यह जीतते आ रहा था, बाजौर को जीता, भेड़ा को जीता, लाहौर को जीता, पेशावर को जीता, तब कहां पहुंचा है, पानीपत में पहुंचा। तो इस प्रकार से भी ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। उसके बाद तो पता भी होगा, पानीपत हो गया, खानवा हो गया, फिर चंदेरी हो गया, घाघरा हो गया। इसके लिए तो ट्रिक पता भी होगा आप लोग को। पान खा के
चला घरे, ये तो ट्रिक आप लोग को पता भी होगा। पा से क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध। ख से खानवा का युद्ध, चौ से चंदेरी का युद्ध और घ से घाघरा का युद्ध। बड़ा प्रसिद्ध ट्रिक है यह। पानीपत का युद्ध कब लड़ा है, 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा है, 1529 में क्या किया है, लड़ा है। और 1530 में तो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगर वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में यह 4 जगह क्या किया है, लड़ा है। अगर विभाजन के बाद की बात करें तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा में। तो ये हमारा क्या हुआ, बाबर का भारत आने का क्रम हो गया। अब देखते हैं जब बाबर भारत में प्रवेश किया है तो उस समय कौन कौन से प्रमुख शासक, मुख्य शासक थे, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए दक्षिण भारत में क्या है, याद रखेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य के कौन थे, कृष्णदेवराय। याद रखिएगा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के कौन थे, कृष्णदेव राय थे। बाबर अपने आत्मकथा में ना कृष्णदेव राय की हिम्मत का क्या किया है, दात दिया है। तो पूछता भी है कि बाबर अपनी आत्मकथा में किस भारतीय शासक की तारीफ की है, तो वह कौन है, कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, शासक थे। तो दक्षिण भारत में किसका शासन था, कृष्णदेव राय का। इस गुजरात के क्षेत्र में किसका शासन था, सौराष्ट्र सब में, यहाँ पर बहादुर शाह का क्या था, शासन था। देखिए बहादुर शाह जफर अलग है और बहादुर शाह क्या है, अलग है। तो अब गुजरात के क्षेत्र में कौन शासन किया है, बहादुर शाह। ऊपर अगर हम राजस्थान के क्षेत्र में आ जाते हैं, मेवाड़ सब के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो यहां पर किसका शासन था, राणा सांगा का क्या हुआ है, शासन हुआ है। उसके ऊपर हम पंजाब के क्षेत्र में आ जाए तो यहां पर कौन रहा, दौलत खां लोधी रहा। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कौन है, इब्राहिम लोधी है। और बंगाल के क्षेत्र में कौन था, नुसरत शाह था। तो जनरली हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो सॉरी ये बाबर के आक्रमण के समय शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का। लेकिन अगर यह क्वेश्चन दे दे कि बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। गुजरात में शासक कौन था, तो बहादुर शाह। बंगाल में कौन था, तो नुसरत शाह था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि कृष्णदेव राय कहां पर थे, विजयनगर साम्राज्य के थे दक्षिण भारत में। बहादुर शाह कहां पर शासन कर रहा था, गुजरात में। नुसरत शाह कहां शासन कर रहा था, बंगाल में। राणा सांगा कहां शासन कर रहा था, मेवाड़ में। दौलत खां लोधी पंजाब में। मेदिनी राय मालवा के क्षेत्र में कर रहा था। और दिल्ली में किसका शासन था, इब्राहिम लोधी का। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बाबर से, यह भी जानना बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं भारत में बाबर को आमंत्रित कौन किया। तो भारत में बाबर को आमंत्रित करने वाला कौन था, 3 व्यक्ति था, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में बता दिए कि यह मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहां का शासक था, मेवाड़ का शासक था। दौलत खां लोधी कहां पर शासन कर रहा था, सूबेदार कहां का था, पंजाब का था। और आलम खां लोधी जो है यह इब्राहिम लोधी का चाचा था। यह इब्राहिम लोधी का चाचा था। तो अब देखिए ये लोग क्यों बाबर को आमंत्रित किए। तो बाबर को ये लोग समझ रहे थे कि चंगेज खां का वंशज है, भारत आएगा, भारत को लूटेगा, इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा और वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, राणा सांगा भी आमंत्रित किया। हालांकि राणा सांगा इस बात से डिनाई करता है, लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा भी बाबर को बुलाया था, लेकिन बुलाकर मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, तो राणा सांगा इस चीज को भांप गया था कि बाबर को बुलाएंगे तो बाबर आएगा तो जरूर, लेकिन वापस लौट के जाएगा नहीं। भले ही चंगेज खां का वंशज है, लेकिन इसका लूटने का मकसद नहीं बल्कि साम्राज्य स्थापित करने का मकसद है। इसलिए राणा सांगा बाबर को बुलाया तो जरूर था, लेकिन उसकी मदद नहीं किया। लेकिन ये दोनों उसके मंसूबा को भांप नहीं पाए और बहुत खुश थे कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोधी को पराजित
करेगा और वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर आया। वैसे भी भाई क्या हुआ था, वह अपने क्षेत्र से उज्बेकिस्तान से बेचारा अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से भाग के फिर भारत आया। तो क्यों वह भागते रहता, वहां तो साम्राज्य स्थापित करना ही था। तो यह क्या किया है, आपका भारत में इब्राहिम लोदी को पराजित करके और क्या किया, मुगल वंश का नींव क्या किया, डाला। बाबर राणा सांगा को खानवा के युद्ध में इसी वजह से हराता है, क्योंकि राणा सांगा बुला तो लेता है लेकिन जाता नहीं। जैसे आप लोग ही कहिएगा सर आइए चिकन खिलाएंगे और मोहल्ला में बुला के और खुद गायब हो जाइएगा, तब तो गुस्सा चढ़ेगा ही, हम भी युद्ध लड़ेंगे खानवा का युद्ध। उसी प्रकार से बाबर जो है, राणा सांगा जो है बाबर को बुला लिया और खुद क्या हुआ, मदद करने नहीं आया। एक चीज पीछे फैक्ट बतलाना भूल गए थे, भारत में पहला आक्रमण कहाँ था, बाजौर और भेड़ा में हुआ था बाबर का। और किस जनजाति के विरुद्ध, तो यूसुफ जाई जाति जो थे इसके विरुद्ध इसका क्या था, आक्रमण था। इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो आपको पता भी होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। ठीक, और ये कब हुआ है, अगर हम डेट पूछ दिया जाए तो यह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना था और बाबर के पास कुछ हजार सेना, 14,000 से 16,000 के बीच सेना था। फिर भी इतना कम सेना में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पराजित करने का कारण क्या था, पहली बार बाबर तोप का प्रयोग किया। तो अब भाई इब्राहिम लोदी जो है तीर धनुष तलवार से लड़ेंगे और बाबर तोप से लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बाबर की जीत होनी है। एक बड़ा अच्छा चुटकुला भी आप सुने होंगे कि पड़ोसी को हराने के लिए जीवन भर कराटा सीखे और जब पड़ोसी से युद्ध लड़ने गया तो बंदूक लेके आ गया, तो भाई कराटा कोई काम का ही नहीं रहा। वही चीज था, इब्राहिम लोदी अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और जब युद्ध लड़ने गया तो बाबर तोप लेके आ गया। दूसरा था युद्ध का तुलगामा विधि। युद्ध का तुलगामा विधि में क्या होता था, यहाँ खुद बाबर होता था, बाबर चारों तरफ से इस प्रकार से क्या होता था, सैन्य टुकड़ी से क्या रहता था, घिरा हुआ रहता था। यहाँ आपका क्या होता था, तोप लगाया जाता था जिसमें 2 कुशल तोपची यहाँ से क्या करते थे, तोप चलाते थे और आगे गड्ढा करके क्या किया जाता था, ऊपर लकड़ी डाल दिया जाता था ताकि अगर दुश्मन दौड़ के आए तो इस गड्ढा में क्या हो जाए, गिर जाए। तो इस प्रकार से बाबर चारों तरफ से घिर कर क्या किया है, लड़ाई किया। तो ये पूछता भी है कि युद्ध का तुलगामा नीति बाबर कहां से लाया था, तो यह उज्बेकिस्तान से क्या था, प्रेरित था। और दूसरा था उस्मानी विधि। उस्मानी विधि में क्या होता था कि 2 गाड़ी के बीच क्या करते थे, तोप को डाल देते थे। 2 गाड़ी के बीच में तोप के प्रयोग को क्या कहते थे, उस्मानी विधि कहते थे, जो ये कहां से कॉपी किया था, ईरान से कॉपी किया था। तो अपने कुशल सैन्य नेतृत्व, तोप का उपयोग, तुलगामा विधि और उस्मानी विधि के प्रयोग से बाबर क्या किया, इब्राहिम लोदी को आसानी से पराजित कर दिया। तो याद रखिएगा, तुलगामा विधि उज्बेकिस्तान से प्रेरित है और तोपों का उस्मानी विधि ईरान से प्रेरित है। और याद रखिएगा इसमें जो 2 तोपची इसका मदद किए थे तोप चलाने में, उसका नाम क्या था, मुस्तफा और उस्ताद अली। पूछता भी है कि कौन 2 तोपची था जो बाबर का मदद किया था, तो कौन है, मुस्तफा और उस्ताद अली। इस जीत के बाद बाबर इतना ज्यादा खुश हो गया कि वह एक सिक्का जारी किया। इस सिक्का का नाम था शाहरुख सिक्का। इस सिक्का का नाम था शाहरुख सिक्का, या इसी को क्या कहा जाता था, काबुली सिक्का। तो आपसे प्रश्न पूछ दे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद बाबर क्या चीज जारी किया, तो एक सिक्का जारी किया जिसका नाम था शाहरुख सिक्का या काबुली सिक्का था। लोगों के बीच खूब दान किया, इतना दान किया कि इसको एक उपाधि मिल गया जिसको क्या कहा जाता है, कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि कहने का मतलब दान देने वाला। चूंकि यह बहुत सारा दान दिया इसलिए लोग इसको क्या कहने लगे, कलंदर कहने लगे। और एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया जिस मस्जिद का नाम था काबुली मस्जिद। काबुली मस्जिद कहाँ है, पानीपत में है। पूछ देता है बाबर के द्वारा बनाया गया काबुली मस्जिद कहाँ है, तो बहुत सारे लोग काबुली समझ के लगा देते हैं काबुल में, लेकिन याद रखिए काबुली मस्जिद कहाँ पर था, पानीपत में था। तो इसका नाम काबुली क्यों पड़ा, तो इसकी पत्नी का नाम क्या था,
काबुली था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, काबुली मस्जिद पड़ा। तो यहाँ पे हम संभवतः लिखे भी हैं कि अपनी जीत की खुशी में क्या किया, एक सिक्का जारी किया जिसका नाम था शाहरुख सिक्का या काबुली सिक्का कहा जाता था, और मस्जिद का निर्माण किया जिसको काबुली मस्जिद कहते हैं, जो कहाँ अवस्थित था, पानीपत में अवस्थित था। और काबुली किसका नाम था, इसकी पत्नी का नाम था, यह भी याद रखेंगे। अब 1526 में जीत के बाद अब राणा सांगा को तो पराजित करना था, तो बाबर अपना अगला लक्ष्य किसको रखा, राणा सांगा को पराजित करने का। लेकिन इसका जो सेना था वह परेशान हो चुका था, वह नहीं चाहता था कि भाई और क्षेत्रीय शासक से लड़े। सेना बोला भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको भारत में आके सबसे लड़ना ही है क्या, हमको नहीं लड़ना। तो बाबर सोचा कैसे इस लोग को मोटिवेट करे, कैसे हम राणा सांगा के विरुद्ध लड़वाएं। तो बाबर बोला कि देखिए हम किसी राजा से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय शासक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी काफिरों से है, उन लोगों से है जो इस्लाम के क्या है, अगेंस्ट है, और हम धर्म के विरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारा धर्म की लड़ाई है, हमारा दायित्व तो है कि हम काफिरों का क्या करें, दमन करें। और इस प्रकार से सैनिकों को क्या किया, या मोटिवेट किया। तो इसलिए जो चूंकि गाजी को काफिर को दमन करने का प्रयास किया, इसलिए इसको क्या चीज की उपाधि दी गई, गाजी की उपाधि दी गई। तो खानवा का युद्ध कब हुआ है, 1527 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ। और इसी युद्ध के दौरान बाबर जिहाद का नारा दिया, जिहाद मतलब काफिरों का दमन करने का नारा दिया कि भाई हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूछता भी है कि बाबर किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया है, तो यह खानवा के युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया। और इसी युद्ध के दौरान इसको क्या चीज का उपाधि मिला, गाजी का उपाधि मिला। गाजी मतलब क्या होता है, काफिरों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, तो यह तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब जब बाबर की लड़ाई किससे हो रही थी, आपको ये राणा सांगा से हो रही थी, तो राणा सांगा की मदद के लिए दो व्यक्ति आया। एक व्यक्ति कौन आया, मेदिनी राय, और दूसरा महमूद लोदी। मेदिनी राय आपको पता है मालवा का शासक था, और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। बाबर सोचा भाई इससे तो मेरी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी ये हमसे काहे लड़ने आया। तो बाद में पता चला कि यह किसके तरफ से लड़ रहा है, राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा है। तो बाबर का अगला टारगेट कौन हो गया, महमूद लोदी और मेदिनी राय। तो अगला जो दो लड़ाई है यह किसके विरुद्ध लड़ेगा, मेदिनी राय और बाबर, मेदिनी राय और महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ेगा। तो 1528 में कौन सा युद्ध हुआ है, चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ। और इस युद्ध में पहली बार बाबर जौहर देखा। इसमें क्या हुआ, जितनी भी राजपूत कन्याएं थी, जितने भी राजपूत महिलाएं थी, सब आग में कूद गई। और बाबर इससे पहले कभी भी जौहर नहीं देखा था। तो पूछेगा बाबर किस युद्ध के दौरान पहली बार जौहर देखा है, तो यह कौन सा युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इस युद्ध में फरीद जानते होंगे, शेर शाह सूरी जो है बाबर के का साथ दिया। तो पूछ देगा फरीद जो है, शेर शाह सूरी जो है, किस युद्ध में बाबर का साथ दिए हैं, तो वह कौन सा युद्ध है, चंदेरी के युद्ध में। और अगला खानवा के युद्ध में यह बाबर के विरुद्ध लड़े। तो देखिए दो क्वेश्चन बनता है, शेर शाह सूरी किस युद्ध में बाबर का साथ दिए, तो चंदेरी के युद्ध में। और किस युद्ध में बाबर के अगेंस्ट लड़े हैं, तो वह कौन है, घाघरा के युद्ध। तो अब मन में सवाल उठता है कि आखिर शेर शाह सूरी ऐसा क्यों किए कि भाई 1528 में बाबर के साथ मिलके लड़े हैं और 1529 में बाबर के विरुद्ध लड़े। तो एक्चुअली हुआ क्या, चंदेरी के युद्ध में बाबर जब जीत गया तो अपने सैनिकों को पूरा क्या किया, पार्टी दिया। तो देखा कि फरीद, शेर शाह सूरी जो है, तलवार से क्या कर रहा है, चिकन लेके, मटन लेके उठा के खा रहा है। अब बाबर को लगा कि भाई ये आगे चलकर मेरे लिए खतरा साबित हो सकता। मान लीजिए कोई टीचर अगर हमसे अच्छा पढ़ाने लगे इंस्टीट्यूट में, तो हम चाहेंगे ना कि भाई वो नहीं पढ़ाए, नहीं तो मेरे स्टूडेंट को ले जाएगा। उसी प्रकार से बाबर को लगा कि भाई ये कुछ हट के आदमी लगता है, तलवार से चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है। तो फरीद को सेना से निकाल दिया। फरीद उसी समय कसम खाया कि हम बाबर के साम्राज्य को क्या करेंगे, नष्ट करके रख देंगे। और वह जाकर किससे मिल गया, आपको
महमूद लोदी से जाकर मिल गया और बाबर के विरुद्ध लड़ा। और यह युद्ध जो है भारत का पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। अब जल का मतलब ये नहीं था कि जहाज से लड़ा गया, इसमें क्या था, सेना लोग पानी में उतर के, नदी में उतर के भी क्या किए हैं, लड़ाई किए हैं। भाई जिसको ज्यादा पैसा लगता है बाबर दिया होगा वो पानी में भी उतर के लड़ा, जिसको कम पैसा दिया होगा वो थल पे ही लड़ा होगा। तो घाघरा वैसे भी नदी का नाम है, तो घाघरा से याद रखिएगा कि भारत का प्रथम युद्ध कौन था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, तो वह कौन है, घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा गया। अब देखते हैं, यह भी क्वेश्चन देता है कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था। तो बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम हुमायूं था, फिर अस्करी, फिर हिंदाल, और सबसे छोटा पुत्र कौन था, कामरान। तो कभी कभी यह भी प्रश्न दे देता है कि बाबर के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था, तो कामरान था। और बाबर की 3 पुत्री थी, कौन कौन, गुलबदन, गुलरंग और गुल चेहरा। वैसे भी होली में रंग कहाँ लगाते हैं, बदन और चेहरा पे ही लगाते हैं, तो इससे याद रखिएगा गुलबदन, गुलरंग और क्या हो जाएगा, गुल चेहरा हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बाबर के बारे में उसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं कि बाबर को कौन कौन सी उपाधि मिली थी। तो बादशाह, इसी को बादशाह कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के दौरान इसको गाजी की उपाधि दी गई। यह 2 मस्जिद भी बनवाया, एक बाबरी मस्जिद बनवाया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर के सम्मान में बनाया गया है। याद रखिएगा बाबर का एक सैनिक था जिसका नाम था मीर, वह क्या किया था, बाबरी मस्जिद बनवाया था। बाबर इसको प्यार से बाबरी कहता था, इसलिए इस मस्जिद का नाम क्या हो गया, बाबरी मस्जिद। वास्तव में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक सेना मीर के द्वारा बनाया गया था, जिसको बाबर प्यार से बाबरी भी कहता था। दूसरा तो अपनी पत्नी के नाम पर बनाया है, जिसका नाम क्या है, काबुली मस्जिद, जो हम पहले इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं। सड़क मापने का एक पैमाना भी लाया, जिसको क्या कहा जाता है, गज ए बाबरी के नाम से जानते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला का एक विशेषता रहा है 4 बाग। यह क्या करते थे, एक बाग को 4 पार्ट में क्या कर देते थे, बांट देते थे, और इसी बाग को क्या कहा जाता था, 4 बाग कहा जाता था। अब बीच में क्या किया जाता था, पानी का फव्वारा दे दिया जाता था। तो 4 बाग भी किसके द्वारा बनाया गया, बाबर के द्वारा बनाया गया। 2 बाग बनाया गया, एक बाग आराम बाग जो कहां बनाया गया, आगरा में, और दूसरा शालीमार बाग बनाया गया लाहौर में। एक शालीमार बाग आपका कश्मीर में भी है, जो हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन बाबर के द्वारा जो शालीमार बाग बनाया गया था वो कहां बनाया गया है, लाहौर में बनाया गया। अगला है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा से एक क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो एक क्वेश्चन है, बाबर का आत्मकथा क्या है। तो बाबर का आत्मकथा को क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, जो 3 भाषा में लिखा गया, तुर्की में, बाद में अकबर इसको फारसी में अनुवाद करवाया, और लीडन जो है इसको क्या किया है, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इसके आत्मकथा का मूल नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी था। इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अपने बारे में जो लिखा है उसको क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी। इसका फारसी में अनुवाद जो हुआ वह बाबर नामा हुआ। सामान्यतः देखिएगा कुछ अपवाद छोड़ दे तो नामा किसी पुस्तक के अंत में लगा रहे ना तो फारसी अनुवाद वाला ही होता है। तो याद रखिएगा इसका फारसी अनुवाद क्या था, बाबर नामा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है बाबर का आत्मकथा क्या है, तो किसी एग्जाम में ऑप्शन में दे देता है तुजुक ए बाबरी, और किसी एग्जाम में ऑप्शन में दे देता है बाबरनामा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुजुक ए बाबरी होगा या बाबरनामा। तो दोनों सही है। तुर्की में क्या था, तुजुक ए बाबरी, फारसी में क्या हो गया, बाबरनामा। जो लिखा किसके द्वारा गया, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और किसके द्वारा लिखवाया गया, तो अकबर के द्वारा। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, लीडेन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। और अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताए हैं, तो कृष्णदेव राय को बताइए। हम पहले भी बता चुके हैं, पूछा भी है कि बाबर अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया, तो कृष्णदेव राय को क्या किया है, बताया है। बाबर एक ग्रंथ भी लिखा, एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम क्या है, दीवान है, जिसका नाम क्या था,
दीवान था। और किस शैली में लिखा गया है, तो मुवैयान पद्य शैली में यह लिखा गया है। एक चीज लिखना भूल गए थे, दो तोपची का नाम बताएं। बाबर का दो प्रमुख सैनिक कौन थे, तो एक हुमायूं और दूसरा मेहदी ख्वाजा। इसका मकबरा शुरुआती दौर में कहां बनाया गया, आगरा में बनाया गया, आराम बाग में। बाद में इसको कहां ले जाया गया, काबुल में। जब इसके जो वंशज थे, उत्तराधिकारी थे, जब इनका आत्मकथा पढ़े तो लिखा था, बाबर अपने आत्मकथा में लिखे थे कि मेरा मकबरा कहां बनाया जाए, काबुल में बनाया जाए। तो बाद में इसके मकबरा को कहां बनाया गया, काबुल में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को सलमान खान के जन्मदिन के दिन हो गया था। 26 दिसंबर को ही यह शायद संभव था। बाबर की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में एग्जाम में पूछता भी नहीं है और बुक में जनरली मेंशन भी नहीं रहता है, लेकिन अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि हुमायूं बहुत बीमार पड़ा, तो कुछ फकीर के पास गए तो फकीर इनको बोले बाबर को कि हुमायूं को आप बिस्तर पे लेटा दीजिए और चारों तरफ भ्रमण परिक्रमण करते हुए यह बोलिए कि हुमायूं का सारा कष्ट, सारा रोग हम पे आ जाए। तो बाबर क्या किए, हुमायूं को बिस्तर पे लेटाकर चारों तरफ घूमे और यही बोलते चले गए। और माना जाता है कि हुमायूं का सारा बीमारी किसके में आ गया, बाबर में आ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की पत्नी जो है वह बाबर को जहर दे के मार दी। खैर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं। तो जितना फैक्ट बतलाए हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछता है। एक इस वीडियो को बार बार देखिए और सारे फैक्ट को याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में बाबर से संबंधित एमसीक्यू लाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग हुमायूं के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।